CSS के PMS के एग्जाम में देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऐसे, 3 टाइप्स, बाकी टाइप्स इनके अंदर आ जाती हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? पहली टाइप है आपकी एक्सपोजिटरी ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे। इसमें बेसिकली करना क्या है? डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, ब्रीफ करना है, एक्सपोज करना है। बताता जा रहा हूं, पहले लिख लूं मैं, ठीक है। नंबर 2 है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। नंबर 3 आपके ओपन एंडेड ऐसे, जिसे हम लिटरेरी भी कहते हैं, नैरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं, आपको इतना ही पता होना चाहिए। पहले टाइप के एसेज हैं वो एक्सपोजिटरी ऐसे आपके। एक्सपोजिटरी लफ्ज का ही मतलब है कि डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, सिर्फ चीज बतानी है कि चीज क्या है। व्हाट, इसका सवाल क्या है? व्हाट, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें आपने ये नहीं बताना कि प्रोज ज्यादा है या कॉन्स ज्यादा है, इसमें आपने से बताना है कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ आपने डिफाइन, डिस्क्राइब करना है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे आपका जी, कोई स्टांस नहीं होगा। द ओनली स्टांस इज कि आप सिर्फ रोड मैप दोगे अपने एग्जामिनर को, इन दिस एक्से वी तो का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करोगे, इन दिस ऐसे विल एक्सप्लोर ग्लोबलाइजेशन, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बस। नो स्टांस के प्रोज ज्यादा हैं, कौन ज्यादा है, क्या प्रोज ज्यादा है, कौन, कोई स्टांस नहीं है आपका। इसमें आपने सिर्फ व्हाट का जवाब देना है कि क्या है। अगर वो आपसे बोलेगा फॉर एग्जांपल कि जी जिस तरीके से ऐसे आए हुए होते हैं आपके पास एक्सप्लोरेटरी नेचर के, वो कहेगा एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड रेमेडीज। अब क्या उसने आपसे ये पूछा है कि कॉजेज ज्यादा हैं या रेमेडीज ज्यादा? ऐसी कोई चीज उन्होंने आपसे पूछी ही नहीं है, वो सिर्फ आपसे पूछ रहे कि कॉज क्या है, वही सवाल व्हाट इज द कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये दुनिया में। फिर उसने पूछा कि क्या रेमेडीज हैं, व्हाट। एक्सपोजिटरी में आप याद रखना, कॉन्टेक्स्ट से ही आपसे पूछ रहा होगा कि ये चीज है क्या, बस। यू ओनली हैव टू डिस्क्राइब इट, डिफाइन इट, आपका काम हो गया। यू डोंट हैव टू टेक अ स्टांस के प्रोज ज्यादा है, कौन ज्यादा है, या कौन ज्यादा है प्रोज कम है, कुछ भी नहीं करना। सबसे सिंपल किस्म का ऐसे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, यह है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सबसे पहले अगर आप कोई ऐसे कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपने देनी है एक्सपोजिटरी ऐसे को। क्यों? क्योंकि इसमें पासिंग के चांसेस आपके पास सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश में आपके प्रॉब्लम्स नहीं है, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, आप बात सिंपल तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यू हैव हाई चांसेस कि आपको वो 40 का जो मार्क है 100 वाला, वो आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस पे 40 पे पास होने के। बट द रियल प्रॉब्लम इज कि क्योंकि इसमें पासिंग रेशियो ज्यादा है तो इसकी लेंथ जरा ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा लिखनी पड़ेगी, चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाना पड़ेगा अच्छे से। यानी अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो अगर आप एक पॉइंट को उठाते हो कि एजुकेशन क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, तो आपको इस टॉपिक सेंटेंस को बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस तरीके से एजुकेशन आपके यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस ज्यादा हो जाएंगे इसमें फिर, बिकॉज यू हैव टू डिस्क्राइब मोर, क्योंकि आपका ऐसे आपसे पूछ ही रहा है व्हाट। तो इसमें लेंथ कितनी होगी? लेंथ की मैं बात करता हूं। लेंथ इज 1600 से लेकर 2000 लफ्ज के बीच में। ऑटोमेटिकली आपकी लेंथ बढ़ गई जी। पैराग्राफ्स वेरी करते हैं, मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूं। एक मुझे बात बताएं, अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो 200 वर्ड्स का,
तो 2000 में पहुंचने में कितने आपको पैराग्राफ चाहिए? 10 चाहिए। तो आप कितने लिखोगे? 10 लिखोगे। अगर मेरा एक पैराग्राफ 100 लफ्ज लिखता है तो मुझे कितने लिखने? 20। तो इट इज अप टू यू कि आप कितने पैराग्राफ लिखते हो। द थिंग इज आपने स्टैंडर्ड लेंथ पे आना है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ऐसे शुड बी दिस, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था जो ये जो बात करते हैं ना 3000 लफ्ज वाली, इसमें दो चीजें आती हैं, द आउटलाइन प्लस द ऐसे, दोनों के वर्ड्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो योर ऐसे शुड बी बिटवीन 1600 टू 2000 वर्ड्स। मिनिमम आप कर लो, मैक्सिमम 3000 तक चले जाओ, नो इशू, बट ये आपकी ऑप्टिमम लेंथ है, ये तो होनी है। 1600 लफ्ज तो आपने लिखने ही लिखने हैं। व्हेन यू अटेम्प्ट एक्सपोजिटरी ऐसे, मैं अभी तक सिर्फ एक्सपोजिटरी की बात कर रहा हूँ। एक्सपोजिटरी ऐसे सिर्फ इतनी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा होगा कि है क्या ये चीज, व्हाट दिस थिंग इज। ठीक है, आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, ब्रीफ करना है, एग्जामिनर को बताना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज इट। कोई स्टांस आपने नहीं लेना अपना कि प्रोज ज्यादा है या कॉन ज्यादा है। ठीक है, पहली चीज तो ये। और सबसे ज्यादा आपके पास चांस होगा तो आप कौन सा ऐसे करोगे? एक्सपोजिटरी ऐसे, क्योंकि इसमें चांसेस पासिंग के अच्छे हैं। नो स्टांस, मैं भी से बता रहा हूं आपको, कोई स्टांस नहीं होगा। जिस तरीके से हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाया था ना, कोशिश करें वैसे ही बनाए कि हेंस करके दिस ऐसे विल एक्सप्लोर, दिस ऐसे विल डिस्क्राइब, दिस ऐसे विल डिफाइन, जो भी आपका जैसे भी आपने अपना बेसिकली अपना ऐसे लिखना है वो बात करके फुल स्टॉप लगा के सीधा आपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आ जाना है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाना है। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। अब इसके अंदर लोग 3-4 चीजें भी ले आते हैं, जितने भी याद रखना इशू बेस्ड ऐसे है ना। इशू बेस्ड मींस सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो तकरीबन सारे के सारे आपके एक्सपोजिटरी ऐसे हैं। सारों में आपने बात डिफाइन करनी है, डिफाइन करनी, डिस्क्राइब करनी है, बस बात करनी है और आगे जाना है। इशू बेस्ड जितने भी हैं, यानी कि पाकिस्तान अफेयर के, करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक आएंगे वो आपकी व्हाट वाली बात है। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्गुमेंटेटिव भी हो। अब वो आप लोगों को गौज करना है, आप लोगों को सोचना है। सोचोगे क्या कि हमसे सवाल क्या है, हमसे व्हाट सवाल है। पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, व्हाट का सवाल है मुझसे। क्या वो मुझसे ये पूछ रहा है कि मैंने डिफाइन करनी है, मैंने बात एक्सपेंड करके बतानी है? इफ दैट इज इट, ये आपका एक्सपोजिटरी ऐसे। और उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल मैंने आपको लिख के दी है। इस तरीके के एसेज, इस तरीके के एसेज, सिंपल सी बात है। ये आपके पहले टाइप्स के ऐसे हैं और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप इसी को दोगे और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी इसी की करनी चाहिए है। लेंथी होंगे, एनी प्रॉब्लम इसमें किसी को भी। ये पहला टाइप का मैंने ऐसे आपको बताया, एक्सपोजिटरी ऐसे। ठीक है, मैं आता हूँ नंबर 2 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरफ। ये लिख लिया आप लोगों ने, सबने लिख लिया है। ये हो गया आपका व्हाट। व्हाट क्या है? क्या। व्हाट का मतलब क्या? क्या है ग्लोबलाइजेशन, क्या है करप्शन, क्या है एनर्जी क्राइसिस, क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या आपका सवाल है। जब क्या सवाल होगा तो आपने एक्सपोजिटरी ऐसे करना है। अब हम आते हैं नंबर 2 अपना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरफ। नाम से ही क्या है कि यू हैव टू आर्ग्यू, आर्ग्यू बाय प्रूविंग योर पॉइंट। इसे कहते हैं ये बड़ा स्पेशल काइंड है ऐसे की, दिस इज अ स्पेशल काइंड। क्यों है स्पेशल काइंड? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है जो हमने अभी स्ट्रक्चर किया है। इसका अलग ही स्ट्रक्चर है, अभी तक वो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। अभी तक जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो पूरा का पूरा एक्सपोजिटरी ऐसे का पढ़ा है। वेरी सिंपल। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर, तो वो आप देखना कि बड़ा स्पेशल और टेक्निकल होगा। इट वुड बी वेरी टेक्निकल। ठीक है, इसीलिए नंबर 2 ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर बड़ा डिफिकल्ट आ गया, आपके पास कंटेंट नहीं है बट आपके पास ऑप्शन है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का, अगर यू डोंट हैव दी ऑप्शंस कि आप एक्सपोजिटरी कर सको, अगर नहीं है ऑप्शन, कोई ऐसा आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आपने नंबर 2 प्रायोरिटी देनी है अपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को। मगर ये नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 1 नहीं है। ठीक है, मैं अब आ जाता हूं इसकी उसकी तरफ, खसूसियात। कोई भी चीज हो सकती, इशू नहीं हो सकता ना। देखें, वो आपसे कोई चीज डिफाइन भी पूछ सकता है। वो बोलेगा वाटर क्राइसिस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, खत्म होगी बात।
वो आपसे सिर्फ क्या पूछ रहे, क्या है ये। इसमें आपका सवाल क्या है, हाउ वन थिंग इज बेटर देन अनदर। याद रखना हमेशा दो चीजें होंगी, दो चीजों को वो मिला रहा होगा और वो बेसिकली बात कर रहा होगा कि एक चीज जो है ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट देन दी अदर। जैसे 23 का ऐसे था कि क्या ऑनलाइन लर्निंग ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से बेहतर है। उनका सवाल क्या था, बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने दिया ऑनलाइन लर्निंग इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। ट्रेडिशनल क्लासरूम और उसने जो है ऑनलाइन लर्निंग के बीच में कंपैरिजन की बात की है कि इनमें से बेहतर कौन सा है। तो याद रखना मुझसे उन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ, कैसे, सवाल है कैसे का, कैसे एक चीज दूसरे से बेहतर है। आपका पहला सवाल क्या था एक्सपोजिटरी में, क्या, इसमें कैसे है। हाउ पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, वो आपसे लिख देगा पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। आपकी मर्जी है, आप ये भी लिख सकते हो कि नहीं जी स्वॉर्ड ज्यादा रियलिस्टिक है और दुनिया में स्वॉर्ड ही चलती है, पावर ही चलती है, पढ़ाई वाली बातें नहीं चलती, दुनिया जो है वो स्वॉर्ड से गवर्न हो रही है। कुछ लोग कह सकते हैं नो पेन इज गवर्निंग द वर्ल्ड। बात यह है कि आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, तभी मैं आपको बोल रही हूं जो प्रूविंग है ना, दिस इज समथिंग वेरी हार्ड बिकॉज यू नीड स्पेशल नॉलेज हियर, स्पेसिफिक और स्पेशल नॉलेज आपको चाहिए। इसीलिए ये ऐसे आपसे क्वालिटी मांगता है और क्वालिटी की वजह से ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ कम हो जाती है। ऑटोमेटिकली 1500 वर्ड्स हो गई आपकी, आपको प्रूव करना है अपना पॉइंट। फिर जो फैक्ट्स होंगे, रेफरेंसेस होंगे, दे शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट टू द एसे, अप्रोप्रिएट, करेक्ट एंड दैट प्रूव योर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने ऑनलाइन लर्निंग पे लिखा, मैंने एक पॉइंट ये लिखा कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ना वो क्लैमिटीज जो होती हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन है, बीमारियां हैं, वो उससे उसकी परवाह नहीं है, वो फिर भी वो चलती रहती है। दिस वॉज माई पॉइंट। तो मैंने इस पॉइंट को सीधा कोविड से रिलेट किया। मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, ना मेरे पास कोई फैक्ट था, मेरे पास डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन थी जो हम सब ने कोविड का ज़माना देखा कि कोविड के ज़माने में क्या था, आपकी पढ़ाइयाँ कंटिन्यू हो रही थी थ्रू ऑनलाइन लर्निंग। तो बात ये कि आपकी सारी जिंदगी में जो आपने किया है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस, सो प्लीज यूज इट इन योर राइटिंग। ओरिजिनल थॉट यही है। तो मैंने यही बात की कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क पाकिस्तान में भले ही रोड्स रास्ते बंद थे, इंस्टीट्यूशंस बंद थी, बट लोगों ने पढ़ाई जारी रखी यूजिंग ऑनलाइन सोर्सेज लाइक जूम XYZ। दिस वॉज माई एग्जाम्पल। डोंट यू थिंक इट्स समथिंग वेरी स्पेसिफिक, करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। बट ना ये कोई स्टेट था, ना कोई रिपोर्ट थी, ना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, कुछ भी नहीं था। दिस वाज एन एग्जांपल जो मैंने खुद या हम सब ने खुद फेस की थी। तो आई वुड रेकमेंड, जो मैंने पहले भी आपको किया था, कि फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने स्टैटिस्टिक्स लिखने हैं, बल्कि आपको तो वो कह रहा है कि अवॉइड टू मच स्कॉलरशिप। किसी ने जाके वो रिपोर्ट देखी है घर जाके? किस किस ने नहीं देखी, जरा वो हाथ खड़ा करें, वो ज्यादा होंगे ना। जिन्होंने नहीं देखी गलत किया है, प्लीज जाके देखें। वो ये आपसे बात कर रहा है कि अवॉइड टू मच स्कॉलरशिप। व्हाट इज टू मच स्कॉलरशिप? मींस हर पैराग्राफ में आपने कोई रिपोर्ट घुसाई है, हर पैराग्राफ में आपने कोई स्टैट्स घुसाया है, हर पैराग्राफ में आपने कोई बुक का नाम, कोई राइटर का नाम लिखा है। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ना ये कोई चीज करेक्ट होगी। वेरी सिंपली आप अपनी बात को कम्युनिकेट करें और आगे जाएं। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड आ जाए तो कौन सी आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी होगी? या तो आप लोगों ने रटे मारे हो 300-400 एसेस के और उनमें से कोई आ गया हो तो आपके पास अप्रोप्रिएट फैक्ट और रिपोर्ट भी होगी, वरना तो आपको डेली लाइफ एग्जांपल ही देनी पड़ेगी। लिख सकते हैं आप, बट वो पूरे रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आपका टॉपिक सेंटेंस बात कर रहा है, जैसे मैंने पहले दिन बात की थी, टॉपिक सेंटेंस बात करे कि जी एजुकेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, और नीचे फैक्ट में मैंने कोटेशन लिखा है सर सैयद अहमद खान का, जो कह रहा है कि जी एजुकेशन क्रिएट्स पीस इन द वर्ल्ड। मुझे पता है वो दोनों बातें मिल रही हैं,
गलत हो गई ना, आपने सिर्फ ये सोचा कि मैं क्योंकि कोड डालना ही डालना है तो मैं डाल देता हूं, मैं पास हो जाऊंगा, आप फेल हो जाएंगे। अगर कोई इसके रेलेवेंट कोई चीज होगी, स्टीव जॉब्स की आप कोई लिख दो, उसने ये बात की थी भाई एजुकेशन से मेरी कंपनी में काम कर सकते हो, या किसी की भी कह सकते हो, तो यार वो दैट वुड बी रेलेवेंट। अगर रेलेवेंट है तो कोटेशन डालें, नहीं है तो न डालें। टू मच स्कॉलरशिप, मैंने आपको एग्जांपल अभी तो बताई कोविड वाली, दैट वाज एन एग्जांपल। रिसेंट कौन सा सर्वे? स्पेसिफिक होना पड़ेगा, याद रखना मैंने आपको बताया आर्ग्यू बाय प्रूविंग, यकीन माने दिस रिक्वायर्स स्पेसिफिक नॉलेज। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि पहला ऐसे आप कौन सा करोगे, एक्सपोजिटरी करोगे, क्योंकि नॉट एवरीबडी हैज स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आपके पास है, आपके उस दिन जो है आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपके रिलेटेड टॉपिक आ गया, यू नो सम थिंग्स अबाउट इट, आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ जाओ, बिलीव मी आपको 40 से ज्यादा नंबर मिलेंगे। Whenever you, जब आप एक्सपोजिटरी लिखोगे ना तो उसमें आपको 40 देगा वो, अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव देते हो तो 40 से ज्यादा देगा, ज्यादा देगा। मेरा ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव था, मेरे 40 से ज्यादा है, मेरे 45 नंबर आए इंग्लिश ऐसे में। तो दिस प्रूव्स कि आर्ग्यूमेंटेटिव स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप के ऐसे होते हैं। ओनली अटेम्प्ट अगर आप समझते हो कि आपकी प्रैक्टिस हुई भी है और आपके पास कंटेंट है रिलेटेड। नंबर 3, लेंथ कम रखनी है, स्पेसिफिक होना है, आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज यूज करनी है। वो कैसे यूज करनी है, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अभी मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कि पहला क्या है, एक्सपोजिटरी है, उसमें क्या पूछते हैं, क्यों, क्या। आर्ग्यूमेंटेटिव में कैसे और क्यों भी लिख लें कि क्यों कोई चीज एक जैसी उस जैसी है। वाई अमेरिका इज द वर्ल्ड पावर, क्वेश्चन मार्क लिख सकता है। एक सवाल आया था, अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको पास पेपर में से बता सकता हूँ, बता देता हूँ। एक एग्जांपल है कि उन्होंने ये सवाल पूछा, बिलीव मी, एक चीज और समझाऊं आपको। हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं बताएं जरा। फॉर एग्जांपल इज है, आर, हैव, हैज, एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसा ही है। सवाल अगर वो स्टार्ट करे आपसे, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, क्या नजर आ रहा है, किस टाइप का ऐसे है। तो ये कुछ चीजें जो आप कर सकते हो अपने, बेसिकली आपको जानना तो है ना। पहली चीज है कि आपको टाइप ऑफ ऐसे जानना है कि मेरा ऐसे है कौन सा, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, ओपन एंडेड है। जब वो जानोगे तभी तो एक स्ट्रेटेजी बनाओगे ना कि मैंने क्या क्या चीजें लिखनी है उसमें। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आप, वो मैं क्लास आप लोगों की रखूंगा कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। 10-15 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, करना क्या है जब आपके पास ऐसे का पेपर आएगा। तो याद रखना एक चीज ये भी है कि क्वेश्चन मार्क हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकता है। अगर ऐसे हो तो डेफिनेटली 90% चांसेस हैं कि ऐसे इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, 90% चांस। ऐसे भी हो सकता है कि ना हो, जैसे एक ऐसे, मुझे पता नहीं ये किस किस्म का ऐसे है। लिखा है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, किस टाइप का ऐसे है ये। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव। और किसी और को कुछ कहना है, एक्सपोजिटरी एक कह रहे हैं, ये ओपन एंडेड ऐसे। इट कैन बी अटेम्प्टेड इन आइदर वे, एक्सपोजिटरी या आर्गुमेंटेटिव। एक्सपोजिटरी में आप क्या करोगे, सीधी सीधी बात करोगे, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये कैसे है, कैसे है बता दोगे। इसमें आपको क्यों बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में लड़कियों के पढ़ाई का रेशियो इतना कम है, पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखें मैं आपको एग्जांपल्स कैसी दे रहा हूँ, जब आर्गुमेंटेटिव में दे रहा हूँ तो कितना स्पेसिफिक हो रहा हूँ कि इसमें इतनी चीज है। तो कैसे में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कैसे मैं एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ कि जी इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट वुमेन इन पाकिस्तान डोंट गो टू स्कूल्स, hence this point proves that women are lacking in education and that means gender equality is not a myth, xyz जो भी है। देखिए मैंने बात एक में बिल्कुल जनरल बात की है एक्सपोजिटरी में, पर जब मैं आर्गुमेंटेटिव की बात कर रहा हूं तो मैं बड़ा स्पेसिफिकली बात करूंगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली मैं आप लोगों को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं। नंबर 3 आपका आ गया फिर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ओपन एंडेड ऐसे, इसे अक्सर लोग लिटरेरी भी कहते हैं, नरेटिव एसेस भी कहते हैं, इट यू कैन से एनीथिंग अबाउट इट। ये देख लिया आपने, क्वालिटी मैटर्स, वर्ड लिमिट इतनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें काइंडली लिख लिया आप सबने, ताकि मैं फिर इसकी तरफ चलूं। और गुड ऐसे रिपोर्ट घर जाके प्लीज पढ़े नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रिंट करवा लें। मैं नेक्स्ट क्लास में चाहता हूं कि आप लोग प्रिंट करवा के आए सबके सब। नंबर 3, आपके पास ओपन एंडेड ऐसे, इसका मतलब सिर्फ इतना है, आइदर आर्ग्यूमेंटेटिव या एक्सपोजिटरी, दोनों तरीकों से, बोथ वेज में इट कैन बी अटेम्प्टेड। दोनों तरीके से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीनों में फर्क ये है, अगर एक्सपोजिटरी जाओगे तो जो एक्सपोजिटरी के रूल्स है वो थ्रू आउट फॉलो करोगे, उसका स्ट्रक्चर भी वही वाला फॉलो करोगे। अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव तरीके से लिखोगे तो फिर याद रखना आर्ग्यूमेंटेटिव तरीके से ही आपने स्ट्रक्चर बताना है, और याद रखना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में स्टांस होता है, देयर इज अ स्टांस, यस या नो का, आइदर यू अग्री और यू डिसअग्री, देयर इज नो न्यूट्रल थिंग। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए ये मैंने लाइन आपको बताई है। सबसे ज्यादा फेलियर आपके पास ओपन एंडेड ऐसे में, सबसे कम पासिंग भी आपके पास ओपन एंडेड ऐसे में, क्योंकि आपके ऊपर ही होता है। क्या पता आपने बहुत गलत इंटरप्रेट कर लिया, देयर इज अ चांस, अक्सर ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि वो ओपन एंडेड है मगर वो होता है एक्सपोजिटरी है या वो आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। इसीलिए अकलमंदी किस चीज में कि नेवर अटेम्प्ट सच एसेस। अगर ऑप्शन नहीं हो फिर तो करना है, क्योंकि साल जाया तो नहीं हो सकता। जब वंस यू आर इन द एग्जाम हॉल तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। अगर वापस जाओगे आपका अटेम्प्ट जाया हो गया। तो इससे अच्छा है कि अटेम्प्ट पूरा दें, जाया नहीं करने दें उसे, क्या पता आप पास हो जाएं उसमें। इसीलिए सबसे कम रेकमेंड किया जाता है कि आप ओपन एंडेड ऐसे करो, बिकॉज यू नेवर नो, जिस चीज को आपने आर्गुमेंटेटिव लिखा है वो आपके पास एक्सपोजिटरी निकल आए। तो क्या है, दिस इज द की, आई टर्म इट एज अ की, ये आपके पास की है। बाकी वही रूल्स फॉलो होंगे। आर्गुमेंटेटिव करोगे तो आर्गुमेंटेटिव तरीके से करोगे, स्ट्रक्चर चेंज होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। एक्सपोजिटरी करोगे तो उसकी भी वही चीज फॉलो होगी जो आपके एक्सपोजिटरी ऐसे में फॉलो होती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ये एक ये, और अब एक और बताता हूं, इज अ मिथ। फिर 23 के ऐसे में एक आया था, people have become overly dependent on technology। वो जो रीजनिंग वाला था किसने बताया था, क्या था, जरा जोर से बताएं सबको। The one who uses force is afraid of reasoning। ये सारे आपके ओपन एंडेड एसेज हैं। इसमें आप एक्सपोजिटरी भी जा सकते हो, इसमें आप आर्गुमेंटेटिव भी जा सकते हो, ठीक है। फिर एक और है जिस तरीके से, वुमेन दाय नेम इज फ्रेल्टी, यानी औरत आपका नाम है, दूसरा नाम है कमजोरी। तो ये भी आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है, एक्सपोजिटरी भी हो सकता है। अगर आप समझते हो कि फ्रेल्टी है तो आप सिर्फ शुरू हो जाओ, हाँ दे आर वीक, फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, पर आपके पास एग्जाम्पल उसके साथ होने चाहिए। इफ यू डोंट अग्री तो आप डायरेक्ट फिर आर्ग्यूमेंटिव की तरफ चले जाओगे। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड ऐसे। अब मैं पेपर खोल रहा हूँ एक, मुझे ज़रा बताते जाओ कि कौन सा ऐसे है तीनों टाइप्स में से, ठीक है। सबसे पहले आपका काम ही होना चाहिए कि आप जो है वो डिटरमाइन करो कि व्हाट टाइप ऑफ एन ऐसे यू आर अटेम्प्टिंग। पंक्चुअलिटी इज द वर्च्यू ऑफ द बोर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव है, और ओपन एंडेड ऐसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर एंटिसिपेशन इज ऑफन ग्रेटर देन रियलाइजेशन, ये ओपन एंडेड भी लग रहा है, ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव लग रहा है। ऑफन ग्रेटर देन जब आ गया ना, एक और चीज वेरी गुड, देखो हमें फायदा हो गया, जहां लफ्ज देन भी है ना, ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कर रहा है, कोशिश करना। ओपन एंडेड भी हो सकता है, बट अगर आप ओपन एंडेड भी ले रहे हैं तो उसको आप उसमें आर्गुमेंटेटिव इस तरीके से करना, फिर डोंट गो टुवर्ड्स एक्सपोजिटरी।
ठीक है, और है ये कौन सा ऐसे, क्यों? ये देख रहे हो, ये तो एक्सपोजिटरी है, ये क्यों आर्गुमेंटेटिव है? समझ गए, समझ गए, गुड यार, वेरी गुड। कुछ जब इस तरीके से, कुछ अक्सर ऐसे वो ऐसे स्ट्रक्चर में देगा, एक बात करेगा, कॉरन लगा के दो बातें करेगा, बिलीव मी, यहीं से समझ जाए। ये और जो होता है ना, ये भी आर्ग्यूमेंटेटिव का है। और ये टाइप्स ऑफ ऐसे का मतलब में मकसद ये है कि सबसे पहले आप ये डिटरमाइन तो करें कि मैं कौन सा ऐसे लिखने जा रहा हूं। जब डिटरमाइन अगर आपने गलत किया तो यकीन मारे आप इंटरप्रिटेशन ऐसे की गलत करेंगे, आप स्ट्रक्चर गलत फॉलो करेंगे। भले ही आपने बिल्कुल सही तरीके से थीसिस स्टेटमेंट लिखा है, सब लिखा है, बट अगर आपका ऐसे था ही आर्ग्यूमेंटेटिव और आपने एक्सपोजिटरी करके आया तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर विल फेल यू, क्योंकि आपसे वो कहा ही नहीं गया था जो आपने कर दिया। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करें। और रेकमेंड मैं आपको ये करूंगा कि पास पेपर 10 साल के या 5 साल के खोल लें, हर ऐसे को डिसाइड करें कि क्या ये एक्सपोजिटरी है या आर्ग्यूमेंटेटिव है या ओपन एंडेड है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप लोग चाहो प्रिंट करवा के ले आना, लिख के ले आना, मुझे चेक करा देना, मैं चेक कर दूंगा कि आपने सही किया है गलत किया। कोशिश करें अभी से तैयारी अपनी पकड़ें।